रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Alban Raza and I'll be your facilitator in this session for ACCA F4 Business and Corporate Law. Alright, so we are going to start today with the introduction of law. सर आज हम बात करेंगे कि लॉ क्या होता है, लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमारी इस फील्ड में लॉ की क्या ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा है कि अक्सर बच्चों के जहन में इस बात को ये सवाल होता है कि जब हम कॉमर्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं, जब हम लॉ की फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो फिर हमें लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है। हमें अकाउंटिंग का तारुफ हुआ, हमें कॉस्टिंग का तारुफ हुआ, आगे जाएंगे हमें टैक्स से तारुफ होगा, हमें मैथमेटिक्स से तारुफ हुआ, हमें इंग्लिश से तारुफ हुआ, बट हमें कभी लॉ से तारुफ नहीं हुआ। तो इस वजह से जहन में एक तरह की एंग्जाइटी, एक तरह का पैनिक होता है कि ये लॉ है क्या, ये किस बला का नाम है, ये कैसे कवर करेंगे, मतलब हमें इतनी जल्दी इसकी बेसिक्स पे ग्रिप आ जाएगी और हम इतना एडवांस हो जाएंगे कि हम ACCA के लॉ के पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। जी सर, ऐसा ही होगा। सर हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे लॉ क्या है और उसके बाद आगे चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी लॉ के सेक्शंस पे, लॉ की इम्प्लीकेशंस पे, लॉ की वर्किंग के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं कि सर लॉ क्या है। सर हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। हम जब स्कूल गए थे तो हमें एक रूल बुक पकड़ाई गई थी, हम जब कॉलेज गए थे तो हमें एक रूल बुक पकड़ाई गई थी। उस रूल बुक के अंदर ये साफ लिखा हुआ था कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। सर इतने हमारे बाल होने चाहिए, इतने हमारे नाखून होने चाहिए, इतने इस तरीके का हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप इम्प्लीकेट करें कॉमर्स की दुनिया में, क्योंकि अब आप कदम रख रहे हैं कॉमर्स की दुनिया में, अब आप कदम रख रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉमर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन से लॉज इम्प्लीकेट होते हैं, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कौन सी रेगुलेशंस चलती हैं। इस बात का अंदाज़ा होगा तभी आप उस फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे। और इसी वजह से हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि है ACCA F4 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ। पढ़ाएगा कौन? मैं। मेरा नाम क्या? अल्बान रज़ा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब सर आप हमें बताएं कि आपका प्लान क्या होगा पढ़ाने का। हमारा प्लान ये होगा बच्चों, हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा कि हम फॉलो करेंगे, हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे BPP। हम BPP की बुक फॉलो करेंगे फॉर आवर कोर्स। उस बुक के अंदर से हम सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट क्या आपसे BPP की कोई किट सॉल्व कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम हर चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चैप्टर BPP की बुक से पढ़ा, हमने उससे कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया, हमने उससे टर्मिनोलॉजीज एक्सट्रैक्ट की, हमने उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा। उसके बाद जब एक चैप्टर ख़त्म होगा तो क्या कह रहा है ये, एक चैप्टर जब ख़त्म होगा तो आफ्टर एवरी चैप्टर आपका क्या होगा, आपको हम सॉल्व कराएंगे किट। किट कौन सी सॉल्व कराएंगे? किट हम आपको सॉल्व कराएंगे BPP की किट, हम आपको सॉल्व कराएंगे BPP की किट, हम आपको सॉल्व कराएंगे कैपलान की किट। BPP की किट हो गई, फिर हमने आपको सॉल्व कराई कैपलान की किट, और उसके बाद फिर हम मिल के सॉल्व करेंगे स्टडी हब की किट। ठीक है, हम कहाँ से शुरू किया? हमने पहले BPP से पूरा चैप्टर कवरेज किया, हमने कोर्स कवरेज BPP से की। उसके बाद फिर हर चैप्टर के एंड में आफ्टर एवरी चैप्टर हमने क्या किया? आफ्टर एवरी चैप्टर हमने BPP की किट सॉल्व की, हमने कैपलान की किट सॉल्व की और हमने स्टडी हब की किट सॉल्व की। ये 3 किट सॉल्व करने के बाद मैं आपको इस बात की यकीन दहानी दिला सकता हूँ कि आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। अच्छा, हम किट ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे कि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, मैं जवाब बता रहा हूँ, मैं जवाब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम सवाल रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसमें आप कोशिश करेंगे कि आप
आप उस सवाल का आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकें। एंड वंस यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द आंसर, उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि यू कैन स्टॉप द वीडियो एज वेल, एंड टिल यू डोंट गेट द आंसर यू डोंट स्टार्ट इट, एंड वंस यू गेट द आंसर यू टेक योर आंसर एंड देन यू स्टार्ट द वीडियो टू चेक द करेक्ट आंसर। और उसके बाद फिर आप अपना आंसर मैच करेंगे। स्टार्ट में कुछ चीज़ें मैच नहीं करेंगी। अगर आप स्टार्ट से चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे तो आपके स्टार्ट में भी आपको मेरे आंसर्स मैच करेंगे, आपको मेरे ख्यालात मिलते जाएंगे, और जितने आपको मेरे ख्यालात मिलते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ आता है, आप लॉ सीख रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोर्स के एंड में हम सेम पेज पे खड़े हो, हमारे ख्यालात बिल्कुल सिमिलर हो। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आप वो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आप भी उसके वही लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप भी उसका वही मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारी मेंटालिटी एंड तक आते आते बिल्कुल सेम हो जानी चाहिए। तो प्लान हमारा बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम बीपीपी की बुक से हर चैप्टर की कंटेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके लिए इजी बनाएंगे, और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर चैप्टर के बाद हम बीपीपी की किट सॉल्व करेंगे, हम कैप्लान की किट सॉल्व करेंगे, और हम स्टडी हब की किट सॉल्व करेंगे। ईजी एज दैट। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सवाल आता है, अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है। वो सवाल क्या होता है? वो सवाल ये होता है, ये थोड़ा लाइट हो गया है, इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है? इतना लाइट आपको नज़र आए ना आए, आपकी नज़रें देखें ना देखें, तो हम इसको डार्क कर देते हैं। सर सवाल क्या है? सवाल ये आता है कि इज लॉ इजी? क्या लॉ आसान है? मेरा जवाब है नो। फिर एक बच्चा खड़ा होता है, सर इज लॉ हार्ड? क्या लॉ मुश्किल है? मेरा क्या जवाब है? मेरा जवाब है नो। फिर तीसरा बच्चा खड़ा होता है कि सर आप कहना क्या चाहते हो? आप कह रहे हो ना लॉ इजी है, आप कह रहे हो ना लॉ हार्ड है, तो लॉ है क्या फिर सुने मैं क्या कहता हूं, मेरी स्टेटमेंट सुने। ये मैं आपको भी एक स्टेटमेंट दूंगा जो इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक के फैक्ट बन जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या है मैं बोलता जाऊंगा, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, ताकि आपके जहन में ये स्टेटमेंट बस जाए हमेशा के लिए। वो स्टेटमेंट क्या है? लॉ इज easy for anyone who has what? Let me tell you, who has, एक सेकेंड रुकिएगा, who has grip on concepts। मेरी राइटिंग से नहीं घबराइएगा, मेरी राइटिंग से आपको जो ना समझ आए वो पूछ लें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोना कवर फ्रॉम द बुक। मेरी राइटिंग्स में आपको सिर्फ एग्जांपल्स मिलेंगे, कोशिश करूंगा वो भी मैं आपको टाइप करके एक्सेल या पीडीएफ के फॉर्मेट में रखूं एग्जांपल्स। मेरी राइटिंग से मत घबराइएगा, मेरी राइटिंग हमेशा से ऐसी रही है। मेरे टीचर्स को भी कंप्लेन रही है मुझसे, मुझे अंदाज़ा है मेरे स्टूडेंट्स को भी कंप्लेन होगी मेरी इस राइटिंग से, बट मेरी राइटिंग से नहीं घबराइएगा। मैं बोलता रहूँगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग ऐसी है कि समझ आ जाए। इसमें कोई इतनी, मैंने कोई चाइनीज़ में नहीं लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा है, बेसिक इंग्लिश में लिखा है। बस थोड़ी जॉइनिंग ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा जुड़ा जॉइन लेने की मुझे आदत है, जो कि मैं आपके साथ भी रहूँगा। फिजिकल इंटरेक्शन चलता रहेगा, वेबिनार्स होते रहेंगे, एवरी 8 to 10 डेज में सर वेबिनार होंगे। टेंशन नहीं लें, आपके सवाल से पहले ही जवाब दे रहा हूँ। फिजिकल इंटरेक्शन चलता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे, मॉक्स मिलते रहेंगे, आपकी क्वेरीज में सॉल्व करता रहूँगा। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना होगा जिसमें देयर विल बी एन इको चेम्बर, देयर विल बी अ सोशल बॉन्डिंग जिसमें हम जुड़े रहेंगे, एंड वी विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था? वापसी है फौरन से वापसी है। मैं क्या कह रहा था? लॉ इज ईजी फॉर एनीवन हु हैज ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स, grip on terminologies, और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास फेयर ग्रिप ऑन इंग्लिश।
स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट ये है कि लॉ हर उस बच्चे के लिए आसान है, हर उस बंदे के लिए लॉ आसान है जिसकी 3 चीजों पे ग्रिप हो। कितनी चीजों पे? 3 चीजें सर, 3 चीजें। नंबर 1, ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो, लॉ की अंडरस्टैंडिंग पे ग्रिप हो, लॉ की इंप्लीकेशन पे ग्रिप हो। नंबर 2, टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब? हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लॉ, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके अंदर थोड़ी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ लॉ से रिलेटेड है, जिन टर्म्स का ताल्लुक सिर्फ लॉ से है, जो आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, आप उन्हें पहली दफा देख रहे होंगे, आप थोड़े घबराएंगे उन टर्मिनोलॉजीज को देख के, बट सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। वो टर्मिनोलॉजीज हम ब्रेक करेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज को हम समझेंगे। आप सर, आप क्या हमें वो टर्मिनोलॉजी की सिनोनिम्स दे देंगे, आसान वर्डिंग्स दे देंगे जो हम यूज करें? नहीं सर। क्या हम उसकी जगह कोई आसान अपनी तरफ से वर्ड्स यूज कर सकते हो टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करके, हम एक आसान सी चीज? नहीं, हम यूज वही टर्मिनोलॉजीज करेंगे, हम उसके कोई इजी वर्ड्स नहीं निकालेंगे, हम उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे, हम उसको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, हम उस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होंगे, हम उस टर्मिनोलॉजीज को अपने जहन में इतना बिठा लेंगे कि जब हमारा ये पेपर हो तो, और जब हम उस पेपर को देखें तो हम उस टर्मिनोलॉजी से ना घबराएं। हम उन टर्मिनोलॉजी से हमें घबराना नहीं है, हमें वो टर्मिनोलॉजी सेशन के एंड तक के समझ आ जाएंगी अगर आप मुझसे जुड़े रहे। तो हमने क्या बात की? हमने बात की कि लॉ इज इजी फॉर एनीवन हु हैज ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स, हु हैज ग्रिप ऑन टर्मिनोलॉजीज, हु हैज फेयर ग्रिप ऑन इंग्लिश। फेयर ग्रिप ऑन इंग्लिश, मुनासिब हाथ होना चाहिए इंग्लिश में। स्किल का पेपर है, इंग्लिश थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, लॉ ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, सिनेरियोज इंग्लिश में आएंगे, यूके का लॉ है, हर डायरेक्शन इस तरफ पॉइंट कर रहा है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट being in a professional qualification that you can survive without having a fair grip on English. You will have to have a fair grip on English. आपका एक मुनासिब हाथ होना चाहिए, आपको सेंटेंस पकड़ के पढ़ के समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस सेंटेंस में जो लिखा है उसकी बात का मतलब क्या है। आपको कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर करना हो तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में अपनी बात समझानी आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब लॉ, आपने ये तो बता दिया सर कि लॉ आसान किसके लिए है, लॉ मुश्किल किसके लिए है। इसी का उल्टा करते हैं, लॉ मुश्किल उस हर बच्चे के लिए जिसके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं है, जिसकी टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप नहीं है, और जिसकी फेयर ग्रिप इंग्लिश में नहीं है, जिसको मुनासिब इंग्लिश भी नहीं आती। लॉ उस हर बच्चे के लिए मुश्किल है, ठीक है। बट अभी आप आपका शुमार उन हर बच्चे में होता है जिसके लिए लॉ मुश्किल है, क्योंकि ना आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है ना टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप है। अच्छा, ये वो बात नहीं है कि सर कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, सर टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप है, इंग्लिश पे ग्रिप नहीं है, पास हो जाएगा, शायद हो जाए, चांसेस, रिस्क एपेटाइट बढ़ा लें अपना, बहुत रिस्की होगा। अच्छा जी, उसके बाद सर फिर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिर एक बच्चा आता है, सर टर्मिनोलॉजीज पे ग्रिप है, इंग्लिश पे ग्रिप है, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं है। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अप्लाई कैसे करेंगे, लॉ को कैसे प्लेस करेंगे, बताएंगे कैसे ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस पे कौन सा लॉ लग रहा है, इस पे कौन सा लॉ नहीं लग रहा। तो ये तीनों चीजें, मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मकसद ये है, ये तीनों चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ये तीनों चीजों का होना लाजमी है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक से भी काम नहीं चलेगा, दो से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा, हमारा एग्जामिनेशन फॉर्मेट, हमारा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, उसमें कुछ सब्जेक्टिव नहीं है। इस वजह से ये चीज़ बहुत फेवर देगी आपको, ठीक है, ये चीज़ बहुत फेवर देगी आपको कि हमारा पेपर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्मेट पे। हमारा एग्जामिनेशन फॉर्मेट क्या होता है, एग्जामिनेशन किस तरह की होगी, कितने सेक्शंस होंगे, क्या होगा। हमारे एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन नंबर 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होगा, हमारे सेक्शन ए में होंगे सबसे पहले 25 MCQs 2 मार्क्स के। हमारे सेक्शन ए में सबसे पहले होंगे 25 MCQs 2 मार्क्स के, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद फिर उसी सेक्शन में हमारे पास आएंगे 20 MCQs 1 मार्क का,
ठीक है सर, 20 MCQs आएंगे 1 मार्क का। कितने हो गए? 50 और 20, 50 और 20 कितने हुए? 70 हो गए। उसके बाद फिर हम जंप करेंगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे हम जंप कर रहे हैं। सेक्शन बी में हमारे पास होंगे एमटीक्यूज। एमटीक्यूज क्या होते हैं सर, बताते हैं। एमटीक्यूज हमारे पास होंगे 5, जो कि होंगे 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स का एक एमटीक्यू होगा और 5 × 6 30। अब हम 70 और 30 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ही आ गया टोटल 100 मार्क्स का पेपर। अब आप ये एक्सप्लेन करें कि ये एमटीक्यूज क्या होते हैं। एमटीक्यूज होते हैं, एमटीक्यूज आपके पास सिनेरियो बेस्ड सवाल आएंगे जिसके अंदर सिनेरियोज दिए हुए होंगे जो थोड़े से डिटेल्ड होंगे, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। और जब चूँकि इसकी लेंथ बड़ी होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती है, इस सवाल का इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग बड़ी होती है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ब्रॉड होता है, तो इस वजह से इसमें मार्क्स ज़्यादा एलोकेट किए हुए हैं। एमसीक्यूज़ वही आपके नॉर्मल एमसीक्यूज़ होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, सिंपल सी बात लिखी हुई थी, टिक करना है। एमटीक्यूज़ में सिनेरियोज में घुमाएगा, कुछ मजीद कुछ मतलब उसमें आपको प्रॉपर इम्प्लीकेशन पूछेगा, वहाँ आपको पकड़ेगा वो कि भाई इसके बारे में ऊपर भी पकड़ सकता है मगर ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होगा। एमटीक्यूज़ में उसका हाथ थोड़ा भारी होता है, वो मल्टीटास्क क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने में बच्चों को अक्सर थोड़ी सी परेशानी आती है और इसी परेशानी की वजह से उसने मार्क्स ज़्यादा रखे हैं। कि आप उस परेशानी को क्रॉस करें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी आपके पेपर के मार्क्स की यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है। अगर आप बच्चे का फोकस क्या होता है, मैं यहाँ अच्छे मार्क्स उठा लूँ, मैं यहाँ अच्छे मार्क्स उठा लूँ, बट जिसने ये पकड़ लिया ना, जिसने ये 20 पकड़ लिए उसका पेपर तो 20 पर उसका पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 1 मार्क का एमसीक्यू है ना, तो बड़ा सीधा भी आ सकता है एमसीक्यू। तो यहाँ मार्क्स पकड़ने हैं। कहने का मकसद ये है कि इस पूरे एग्जामिनेशन फॉर्मेट में आपको किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। ऐसा नहीं करना कि मैं ये कर लूँ तो मैं ये ना करूँ, मैं ये कर लूँ तो मैं ये ना करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। आपको इसमें से भी मार्क्स उठाने, इसमें से भी मार्क्स, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद पास करना है, पास करना है। हमारा मकसद है मैं भी पास कर लें, 50 आ जाए, बस आगे बढ़ जाए। यार इस मेंटालिटी को ख़त्म करो, ठीक है। एक दफ़ा लॉ दे रहे हो, तमीज़ से दो। ऐसा लॉ दो कि मतलब कोई पूछे ना कि F4 में कितना है, इतना है, तो उसको समझ आ जाए कि आपको लॉ आता है। 50 पे पास करना, 55 पे पास करना, इट्स गुड, पास आप हो जाओगे, इट्स रियली गुड, बट एम फॉर द बिग थिंग, एम फॉर द बिग शॉट, एम फॉर 80s, एम फॉर 90s। इतनी ग्रिप रखें कि जब पेपर करके यार मेरे 80s और 90s तो आ ही जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये तो हर बंदा गारंटी देगा आपको कि आपके 50 तो आ ही जाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस 80-90 का है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें, अपने गोल्स हाई रखें, अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें। अपनी प्रिपरेशन 50 की रखेंगे तो 50 लाते लाते बैंड बच जाएगी आपकी। अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें कि आप 80-90 स्कोर करने जा रहे हैं, तो उसके बाद बड़ी आसानी से 50 आ जाएंगे, बड़ी आसानी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इतनी लंबी नहीं करूंगा। एग्जामिनेशन फॉर्मेट के ऊपर समझ आ गया आपको। 2 सेक्शन है, 25 मार्क्स के, 25 एमसीक्यूज 2 मार्क्स के, 20 एमसीक्यूज 1 मार्क का, 70 मार्क्स ये हो गए। 5 एमसीक्यूज 6 मार्क्स के, 30 मार्क्स ये हो गए। 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अरे सर आपने बताया ही नहीं करना कितने टाइम में, 2 घंटे, 2 hours। यू विल हैव 2 hours टू डू इट। ठीक है, 2 घंटे में आपको ये 100 मार्क्स का पेपर करना है, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता। अब ये एलोकेट कैसे करना है ये हम बात करेंगे सेशन के एंड में, कि इस पेपर को क्रैक कैसे करना है। तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप क्या क्या टॉपिक्स है, कितना है, वगैरह वगैरह, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि फिर हम बात करेंगे सुकून से इसके ऊपर एंड में कि ये पेपर को आप क्रैक कैसे करना है, इस पेपर को पहले क्या अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से सोचना है, हर एमसीक्यू किस तरीके से जज करना है, इसके ऊपर हम आएंगे उस टाइम पे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हम आते हैं अपनी मेन बात पे, आज की क्लास की जिस्ट पे आते हैं, जो कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा जी, हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले सवाल का जवाब ऊपर लिखा हुआ है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि पेपर के हम ये कोर्स कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। हम ये कोर्स
कितने टाइम में ख़त्म करेंगे? हम ये कोर्स ख़त्म करेंगे 60 to 70 आवर्स में, विद प्रैक्टिस, विद एक्सप्लेनेशन, विद एवरीथिंग। आपको प्रैक्टिस में हम डंडी नहीं मारेंगे, वादा करते हैं सर, हम आज से हम आज वादा करते हैं हम पूरा सेशन प्रैक्टिस में डंडी नहीं मारेंगे। हाँ, मैं भी वादा करता हूँ, आप भी वादा करें, हम प्रैक्टिस में डंडी नहीं मारेंगे, हम पूरी किट सॉल्व करेंगे, हम पूरी प्रिपरेशन से जाएंगे। पूरी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? 60 to 70 आवर्स। छोटा कोर्स है, हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। 60 to 70 आवर्स कुछ भी नहीं होते, ठीक है। अब ये 60 to 70 आवर्स कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे, क्या ब्रेकअप है, इसका बात करते हैं। इसके ऊपर हमारे टॉपिक्स क्या हैं सर? हमारा सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जिसको पढ़ाने में मुझे लगेगा टाइम, जिसको पढ़ाने में मुझे लगेंगे 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स मुझे लगेंगे उसको पढ़ाने में। उसके अंदर है क्या क्या सॉरी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर, पर्पस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ का नेचर क्या है, लॉ किस नेचर का मालिक है, लॉ का पर्पस क्या है, लॉ का मकसद क्या है, लॉ के वजूद में आने का, और क्लासिफिकेशन, लॉ कितनी शाखों में तकसीम है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, कितनी तरह के लॉ होते हैं। वी गोना लर्न अबाउट कॉमन लॉ, स्टैच्यू लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड मैनी टाइप्स ऑफ लॉ। हर लॉ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम। अच्छा जी, इसमें मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे 1.5 to 2 आवर्स फॉर नेचर एंड पर्पस एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद द कोर्ट सिस्टम पे 2 to 3 आवर्स लगेंगे। अच्छा, हम इसमें कोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के कोर्ट्स होते हैं, कितने कोर्ट्स होते हैं, किस कोर्ट का क्या काम होता है, प्रोसेस क्या होता है, किस कोर्ट से कहाँ अपील दूसरे कोर्ट में जाती है, और कौन सा जज डिसीजन लेता है, और कौन से केसेस कौन से कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। पहला चैप्टर, ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा तकलीफ देता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जब ये कोर्ट्स पे हम आएंगे ना, तो देयर विल बी टर्मिनोलॉजीज विच विल बी hard for you to understand. There will be connections, there will be diagrams which will be hard for you to pick at first. आप सब्र रखेंगे, आप साथ रहेंगे, आप चैप्टर के एंड तक के सब समझ जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है। उसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो, तो मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना थोड़ी है, मैं इधर ही हूँ। आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको फिर समझा दूंगा, फिर क्वेरी हो फिर पूछे, फिर समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एंड में हमारे पास एक ह्यूमन राइट्स का भी तड़का आता है इसमें, जो कि जिस पे हम 1-1.5 घंटा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बट वो ह्यूमन राइट का एस्पेक्ट बहुत काम आता है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट आता है, डेटा प्रोटेक्शन का एलिमेंट आता है कि सर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए लॉ में। और सर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो बिजनेसेस के पास आपका डेटा होता है उस पर उनका फ़र्ज़ है उन बिजनेसेस का फ़र्ज़ है कि वो आपका डेटा प्रोटेक्ट करें, आपका डेटा लीक ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, दिस इज आवर सेकंड टॉपिक। इसको कवर करने में लगेंगे हमें अराउंड 10 to 12 आवर्स। ये बड़ा टॉपिक है, ये तफसीली टॉपिक है, बट कसम से ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे टॉर्ट लॉ के बारे में, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह की एग्जांपल्स होंगी? लाइक इफ यू गोना टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, इफ यू गोना टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो इसमें किस तरह की एग्जांपल्स होंगी? इसमें एग्जांपल्स होंगी जैसे सर मिस्टर ए, एक सेकेंड रुकिए, एक तो ये जो अपनी मर्जी से पेन बनाते हैं ना। अच्छा जी, इसमें हम पढ़ेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या थी? उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या थी? उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई? वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या हैं? किन बेसिस पे हम उस सामने वाले को सू कर सकते हैं? सर ये बहुत सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है जी।
ये हम इसमें कवर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल है, आप रियल लाइफ में रोज किसी ना किसी से किसी तरीके की डीलिंग करते रहते हैं। तो जब आप रोज किसी से डीलिंग करते रहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि उस डीलिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप फोन खरीदते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह आप बिजनेस करते हैं, आप रोजमर्रा की बेसिस पे जब किसी से कोई माल खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के क्या लॉ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के क्या लॉ है, और ब्रीच करने या कुछ गलत करने के ऊपर आपको रेमेडीज क्या मिलेंगी, रेमेडीज क्या प्रोवाइड करता है लॉ। ठीक है, उसके बाद फिर हम टॉर्ट लॉ पढ़ते हैं। टॉर्ट लॉ क्या है सर? टॉर्ट लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ, नेग्लिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस का। सर नेग्लिजेंस का मतलब, सर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो हम टॉर्ट लॉ में भी पढ़ेंगे। अभी हमसे बात कर लेते हैं टॉर्ट लॉ के बारे में। टॉर्ट लॉ के बारे में, टॉर्ट लॉ में क्या है? टॉर्ट लॉ में एक बंदे की नादानी, एक बंदे की केयरलेसनेस की वजह से दूसरे का नुकसान। सही है, एक बंदे की केयरलेसनेस की वजह से दूसरे का नुकसान। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं समझ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहा। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि अंदाजा हो जाए, फेमिलियर हो जाओ कोर्स से यार। एक दफा थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे, सुकून हो जाएगा, तसल्ली आ जाएगी कि हाँ कोई पूछेगा क्या पढ़ो, हाँ ये पढ़ो, इसमें ये एग्जांपल पढ़ी थी, हाँ ये पढ़ो। सही है, इस वजह से बता रहा हूँ और कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए अगर ज्यादा समझ नहीं है तो ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बाद में पूरा चैप्टर है, समझते आएंगे, ऐसी 1500 एग्जाम्पल जाएंगे। ठीक है, अच्छा छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, मासूम लड़का है, मासूम बच्चा बाइक चलाते हुए चचा बशीर के अंदर जाके घुस गया। अच्छा जी, चचा बशीर रोड क्रॉस कर रहे थे, चचा बशीर को नहीं पता था मासूम बच्चा अपनी बाइक लेके घूम रहा है। अब वो ठहरा राइडर मासूम, उसने विली मारी, उससे कंट्रोल नहीं हुई, वो घुस गया चचा बशीर के पास। अब चचा बशीर के पास के से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो चचा बशीर ऊपर उड़े और उसके बाद कभी वापसी नीचे ही ना आए, वो ऊपर ही रह गए। तो सर जब इस तरह का कोई केस होगा, इस तरह का कोई सिनेरियो होगा, तो क्या मासूम बच्चे की गलती थी? मासूम बच्चे की गलती थी ना। क्यों थी सर? वो तो बाइक चला रहा था सर, उसकी क्या गलती? उसको थोड़ी पता था चचा बशीर वो विली क्यों मार रहा था, वो तमीज से क्यों नहीं बाइक चला सकते भाई? क्यों लेटियां मारनी है, क्यों विली मारनी है, क्यों सीधी सीधी बाइक नहीं चला सकते? सर उसकी नेग्लिजेंस थी, ये तरीका नहीं होता बाइक चलाने का, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ, तो यहाँ आपका टॉर्ट लॉ अप्लाई होता है, यहाँ आपका टॉर्ट लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं था। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट थी? क्या मासूम बच्चे ने वादा किया था चचा बशीर से कि मैं आपको नहीं मारूंगा? कोई ऐसा वादा नहीं था। मार दिया तो सर, अब मार दिया तो उसके ऊपर क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी सर, उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको जब उसके हाथ में एक बाइक है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना आसपास के लोगों का ख्याल रखते हुए चलाए। अगर उसके बीच में उसने किसी को मार दिया तो उसका खामियाजा इसी को भुगतना है। ठीक समझ आई? एक बेसिक सीड, बहुत एक बेसिक बीज चला गया आपके अंदर टॉर्ट लॉ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी एग्जांपल्स पे बात करेंगे, जिन चीज़ों जो चीज़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ को पढ़ाने में 10 से 12 घंटे लगेंगे। एम्प्लॉयमेंट लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का। उसके बाद फिर हम एम्प्लॉयज़ और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एम्प्लॉयमेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। सही है, और जिसमें क्या आएगा, मिनिमम वेज आपकी आ गई। इस वक्त कितनी चल रही है आपकी मिनिमम वेज? अराउंड 38,000 आपकी पाकिस्तान में मिनिमम वेज चल रही है। आपका वर्किंग टाइम चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, आई वाज जस्ट मेकिंग गेस, आई गेस इतनी ही चल रही होगी। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा जी, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या फ़र्क होता है वो पढ़ेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट की राइट्स और ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा कि आपकी मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, आपका लॉ के हिसाब से वर्किंग टाइम कितना होना चाहिए, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, कि सर कोई आपकी फैकल्टी के अंदर आपकी जगह के अंदर सर किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देना, फायर कर देना, उसके ऊपर क्या लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है,
ये पढ़ने के बाद फिर हम आगे आएंगे द फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम कितना टाइम पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 6 से 8 घंटे। सर इसमें क्या है? इसके नाम में ये बिजनेस के बनने के लॉज, फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बनने और चलने, फॉर्मेशन बनना, कॉन्स्टिट्यूशन चलना, बनने और चलने के लॉज किसके? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। सर क्या क्या आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी, ये 3 चीजें आती है। सोल ट्रेडर अकेला मालिक, पार्टनरशिप कुछ लोगों ने मिलकर एक बिजनेस चलाया हो, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बनाती है। जब कुछ लोग मिलकर एक सेपरेट एंटिटी बिल्ड करते हैं उसको हम कंपनी कहते हैं। उसके ऊपर क्या लॉज अप्लाई होंगे ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। आगे कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज। अब हम आ गए कंपनी लॉ पे। छोड़ दें बिजनेस लॉ, आ जाए कंपनी की तरफ, आ जाए फॉरेन से कॉर्पोरेट की तरफ आ जाए। हम अब पढ़ेंगे कैपिटल एंड फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज। कंपनीज फाइनेंस कैसे होती है, उसका कैपिटल के ऊपर क्या रूल होते हैं, क्या उसमें पढ़ेंगे? शेयर कैपिटल। सर एक कंपनी किससे बनती है? कंपनी क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। सर वो शेयर्स कौन खरीदती है? आम पब्लिक खरीदती है। वो आम पब्लिक जो पैसे देती है वो उसका शेयर कैपिटल बनाती है जिससे कंपनी ऑपरेट करती है। तो वो शेयर कैपिटल के ऊपर क्या लॉज है? सर शेयर्स कितनी टाइप की होती हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लोन कैपिटल के ऊपर क्या लॉज हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोन फाइनेंसिंग। सर हम ये चीजें कवर करेंगे फाइनेंसिंग, कंपनी की फाइनेंसिंग से लेकर रादर इट्स शेयर्स, रादर देयर लोन्स, रादर इट्स इक्विटी और बोरिंग, इससे रिलेटेड जो सारी बातें होंगी वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, जिसमें लेंगे हम 8 से 10 घंटे। उसमें क्या आएगा? डायरेक्टर्स। मैनेज कौन करता है कंपनी को? डायरेक्टर्स करता है। सही है। डायरेक्टर्स की ड्यूटी, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की मीटिंग्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सही है सर। ये क्या होगा सर? मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सोल हमारा फोकस डायरेक्टर्स के ऊपर ही होगा, बिकॉज दे आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। सर डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सारा मवाद हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लीगल इम्प्लीकेशन रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी लॉ। इंसॉल्वेंसी कंपनी का खत्म हो जाना, कंपनी का इंसॉल्वेंट हो जाना। सही है। कंपनी करप्ट हो गई, खत्म हो गई, अब नहीं ऑपरेट कर सकती, खत्म हो गई। तो सर वो जब खत्म होगी तो ऐसे तो नहीं खत्म हो जाएगी, जब इतनी आराम से बनी नहीं, जब बनने के ऊपर सर हमने जब 6 से 8 घंटे लगाए, जिसमें से कंपनी के ऊपर ही 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, जब बनने के ऊपर हमने 4 से 5 घंटे लगाए तो इतनी जल्दी तो खत्म भी नहीं होगी। खत्म होने के ऊपर अलग लॉज होंगे, खत्म होने के ऊपर जो लॉज होंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे? लीगल इम्प्लीकेशंस रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी लॉ। उसके अंदर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर्स, उसके बाद हम इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेक होल्डर्स पे, शेयर होल्डर्स पे, जिनका सारा सर इनका तो सर सारा जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, सबके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कितना टाइम लगेगा? 5 से 7 घंटे लेंगे। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर। सर कंपनी में फ्रॉड्स होते हैं, कंपनी के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं, कंपनी के अंदर जो क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं रिलेटिंग द फाइनेंस, रिलेटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सर जो कंपनी के अंदर के लोग जो मसले करते हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर्स में। आगे बढ़ते हैं। टाइप, उसमें क्या हम पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, कितने तरह के फ्रॉड होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस कितने तरह की होती हैं, और वो उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिजनेस से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होगी। अब इसके ऊपर आते हैं। अच्छा ये पूरा कोर्स हमारा जो है, ये जो हमने बताया, ये हमारा बनता है 60 to 70 आवर्स का। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पूरा कोर्स कवर होगा 60 to 70 आवर्स में। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में जो चीज़ें हैं वो कितने कितने मार्क्स की एलोकेशन रखती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल सिस्टम, उसकी पेपर में वेटेज है आपकी 10 मार्क्स की। उसके बाद फिर हम आते हैं लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस पे। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस पे हमारी पेपर की वेटेज है 30 मार्क्स की। 10 मार्क्स की वेटेज को हम दे रहे हैं 6 से 8 घंटे, 30 मार्क्स की वेटेज को हम दे रहे हैं 10 से 12 घंटे। क्यों? क्योंकि सर जो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस है ना, वो एग्जाम्पल से भरा हुआ है, वो फ़ौरन समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी ये टाइम एलोकेशन बिल्कुल सही है, डिटेल्ड है, सुकून से पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे जो हमने एसेंशियल लीगल सिस्टम में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ सेम 10 मार्क्स का है, 10 से 12 घंटे क्यों लगेंगे? बड़ा है सर, उसका क्वांटम बड़ा है सर, उसमें चीज़ें ज़्यादा हैं सर, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी, उसका क्वांटम बड़ा है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है फॉर्मेशन से ले के
कॉर्पोरेट फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ तक के ये जो कंपनी का आपका पोर्शन है ना, और उसके साथ थोड़ा सा तड़का पार्टनरशिप और इसका भी आ रहा है सोल ट्रेडेड का, ये आपका आता है 45 मार्क्स का। ये 45 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स प्लस 45 मार्क्स, जी ये आएगा आपका, आई एम रियली सॉरी, ये आएगा आपका, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, ये आएगा आपका अराउंड 50 मार्क्स का। ठीक है सर, ये आएगा आपका अराउंड 50 मार्क्स का। ये मैं सही से लिख देता हूँ, ये आएगा अराउंड आपका 50 मार्क्स का। इसका टोटल करें सर कितना होगा, इसका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आ गया। ये हमने इसकी कोर्स कवरेज के बारे में बात कर ली कि इसके क्या क्या कोर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी मार्क्स एलोकेशन होगी, कितना टाइम हमें लगेगा। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बिफोर वी गो फॉरवर्ड। आज हमने पढ़ा कि लॉ क्या होता है, लॉ कितनी तरह का होता है, लॉ हम क्यों फॉलो करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमारा लॉ से क्या ताल्लुक, हमारा लॉ से क्या बंधन, हम इस लॉ के कोर्स को कैसे लेके चलेंगे, कौन सी बुक से हम कवर करेंगे। हमने बताया कि हम बीपीपी की बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, हमने बताया कि हम बीपीपी की बुक फॉलो करेंगे, और उसके बाद हर चैप्टर के बाद हम किट करेंगे। किट कौन सी, बीपीपी की, कैप्लान की। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया क्या लॉ इजी है, क्या लॉ हार्ड है। हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा कि सर एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि जिसकी ग्रिप है कॉन्सेप्ट पे, जिसकी ग्रिप है टर्मिनोलॉजीज़ पे, जिसकी ग्रिप है इंग्लिश पे। ये अपने पास लिखते जाए, ये चीज़ें आज आपके पास नोटेड होनी चाहिए। ये जो मैंने बताई है इंक्लूडिंग द टेबल ऑफ कॉन्टेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास नोटेड होनी चाहिए अपनी राइटिंग में, ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन फॉर्मेट, 2 सेक्शन आते हैं 25 मार्क्स के, 25 एमसीक्यू 2 मार्क्स के, 20 एमसीक्यूज 1 मार्क का। सेक्शन बी में आपके पास आते हैं 5 एमसीक्यूज 6 मार्क्स के। उसके बाद फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट पे हमने डिस्कस किया कि हमारे ये टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, हमने इस बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, ये इतने घंटे लगेंगे, टोटल हमारी कवरेज का एस्टिमेट है 60 to 70 आवर्स, हमें इतने मार्क्स के अच्छा हर सब्जेक्ट की कितनी एलोकेशन, हर चैप्टर की कितनी एलोकेशन है मार्क्स की, और ये टोटल बन रहा है आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद हमने हल्का सा आपको सर बारीक सा हमने तड़का दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, सर बारीक सा हमने तड़का दिया आपको टॉर्ट लॉ का, ताकि आपको उससे थोड़ा सा वाकिफ कराए। एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने डिटेल से मालूम किया। फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एक्ट वगैरह, ये सब के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी। आगे पढ़ेंगे हम मेन चैप्टर पे। कल से हम अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी क्या, देखें, अगर जब मैं फिजिकल क्लासेस पढ़ाता था तो हमारी क्या रूटीन होती थी कि हम हफ्ते में 3 क्लासेस रखते थे। अगर हम हफ्ते में 3 क्लासेस रख रहे हैं और वो अराउंड होती थी 2 घंटे की, 2 घंटे तो पढ़ सकते हो ना यार, इतना तो टाइम है ना दिन में। अब तो ऑनलाइन है, अब तो बस लैपटॉप सामने रखना और पढ़ना है। अब तो इस तरह के वो नहीं है ना कि बाइक स्टार्ट करनी है, नए कपड़े पहनने, बाल बनाने, उसको दिखाना है, किसी को मनाना है, नहीं। अब ये वाले नखरे, अब तो घर पे बैठ के जिस भी हालत में बैठो पढ़ लो, तो 2 घंटे तो निकाल सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हफ्ते में 3 क्लासेस और 1 क्लास 2 घंटे की, तो हम हफ्ते में कितना कवर करेंगे? हम हफ्ते में करेंगे तकरीबन 6 घंटा। 6 घंटा हमने हफ्ते में कवर किया, जिसके अंदर हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है और जिसके अंदर हमारे लेक्चर्स भी हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। ठीक है, हफ्ते में हमने 6 घंटे कवर किए। सर हमारा कोर्स 60 to 70 आवर्स का है, लगा ले सर 60 आवर्स कितना टाइम लगेगा? सर 10 हफ्ते लग जाएंगे। 10 हफ्ते को आप मंथ्स में करने का कितना हो जाएगा? सर आपका 2.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। 2.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर एक बच्चा है कह रहा है मुझे रोज लॉ पढ़ना है, मैं रोज के 2 घंटे के लेक्चर लूंगा, बेहतरीन है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी 2 घंटे के लेक्चर लेते हैं, आपके 10 घंटे के लेक्चर हो गए। 60 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे के लेक्चर आप हफ्ते में ले रहे हैं, सही है। अभी मैं एग्जांपल सिर्फ 60 पे रख रहा हूँ, वैसे 70 तक के जा सकता है, बट अभी एग्जांपल के तौर पे मैं 60 कह रहा हूँ। 60 आवर्स का कोर्स है, हम हफ्ते के 10 आवर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा 6 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने में? 6 हफ्तों में। मतलब सर हमारा 1.5 मंथ में कोर्स खत्म। कहने का मकसद क्या है? मैंने कह दिया 60 to 70 आवर्स का कोर्स है। कितने महीनों में खत्म करना है, कितने दिनों में खत्म करना है, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। बंदा 10 दिन में 10 घंटे के लेक्चर देखेगा तो 6 दिन में कोर्स खत्म, ठीक है। लेकिन ये ज्यादती है,
देखिए ओवरबर्डन ना करें, ऐसा ना हो पढ़ते ना समझ कुछ नहीं आ रहा। जितना जब तक के दिमाग में बैठ रहा है तब तक के पढ़ें, जब नहीं बैठ रहा छोड़ दें। थ्योरी है, थ्योरी में अक्सर ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते बंदे का जहन गायब हो जाता है, कहीं और निकल जाता है, किसी की यादों में चला जाता है। तो आपको उतना पढ़ना है जहां तक कि आपका अटेंशन स्पैन हो, बट अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने की कोशिश करें। कम से कम दिन में 2 घंटे तो दें इस सब्जेक्ट को। 2 घंटे के लेक्चर लें और फिर एक आधा घंटा खुद भी ज़रा बुक को घुमाएं, खुद भी पढ़ें, खुद भी उसके बारे में थोड़ा सोचें कि ये जो सर ने पढ़ा है इसका मतलब क्या था, कहीं मैं फंस तो नहीं रहा, कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मुझसे आगे पीछे हो गई। कोई 1-2 MCQ अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, कुछ अपने हाथ पैर मारें, खुद से कुछ चीज़ें करनी। इससे स्कूल तो नहीं है ना, स्कूल नहीं है, आपको खुद भी एफर्ट करने, हम भी एफर्ट करेंगे, मिलके इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को हम टैकल करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक के रखते हैं। ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमने आपको पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया कि हम किस तरीके से सब चीज़ें लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल सिस्टम। ये चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।